नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में चर्चा होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। जब भी हम लोग केंद्र और राज्य की संबंधों के बारे में बात करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन में तीन डोमेन्स डिस्कस करते हैं: लेजिस्लेटिव डोमेन में, फाइनेंशियल डोमेन में और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में। और जब भी हम लोग सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इशू होता है गवर्नर का, क्योंकि हम लोग जानते हैं गवर्नर जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ लाइक अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब से मैं कहूँगा इंडिया में कोalition की सरकारें आना शुरू हुई, तब से गवर्नर का रोल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। स्पेशली मैं कहूँगा 1967 से लेकर 1967 तक गवर्नर का इशू उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। क्यों? क्योंकि केंद्र लेवल पे भी कांग्रेस थी, राज्य लेवल पे भी कांग्रेस सरकारें थी। लेकिन 1967 के बाद धीरे धीरे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई। उसके बाद तो हम लोग जानते हैं कोalition का एरा आया। आज भी अगर हम लोग बात करें, देखिए 2014 से 2019 तक एनडीए की सरकार रही है। उसके बाद सेकेंड टर्म भी मिला है, तो 2024 तक एनडीए की सरकार रहेगी। यानी कि केंद्र लेवल पे देयर इज बीजेपी, लेकिन राज्यों में बहुत जगह पे नॉन बीजेपी सरकारें हैं। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, जहाँ पे रीजनल पार्टीज आर वेरी प्रोमिनेंट। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पे कांग्रेस सरकारें हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नर का इशू अगेन कंट्रोवर्शियल रहेगा। हम लोग नॉर्मली जब भी गवर्नर की कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, तो गवर्नर्स इंटरवेंशन इन द स्टेट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राइट। गवर्नर नॉट अलाउइंग द स्टेट बिल्स टू बी पास्ड, या फिर गवर्नर ट्राइंग टू इम्पोज स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 को लागू कराने की कोशिश करते हैं गवर्नर। इसके ऊपर हम लोग बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। और पहले तो ऐसा कल्चर था कि केंद्र लेवल पे अगर एक सरकार आएगी तो सारे गवर्नर्स हट जाएंगे और उनके खुद के गवर्नर्स आएंगे। लेकिन ये सब रुक गया है 1994 से, बिकॉज ऑफ द एसआर बोम्मई जजमेंट, राइट। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब उसी में एक और उदाहरण आप जोड़ोगे, गवर्नर्स रोल एज चांसलर, वो भी एक कंट्रोवर्सी का भाग बन चुका है इन रीसेंट टाइम्स। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे व्हाई गवर्नर्स रोल एज अ चांसलर हैज बिकम प्रॉब्लमेटिक इन द स्टेट पॉलिटिक्स। इसके बारे में समझेंगे। इट विल बिकम अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू इन द सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस इन द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर ऑल्सो। तो यहाँ पे समझेंगे गवर्नर की क्या रोल है एज चांसलर और क्यों ये कंट्रोवर्शियल बन चुका है कुछ राज्यों में। दैट वुड बी द फोकस। और अंत में हम लोग बात करेंगे व्हाट वुड बी द आइडियल सिनारियो। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें जानते हैं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी हमारे बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में एंड ऑल द अदर फीचर्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हम लोग ये इशू डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, गवर्नर्स रोल एज अ चांसलर। क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी जो सरकार है इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑप्शंस ऑफ एम्पावरिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ वाइस चांसलर्स। और आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप एक ग्रेजुएट हो, यू नो अबाउट वाइस चांसलर, क्योंकि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट पे इस वाइस चांसलर की ही सिग्नेचर होती है। यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी रहेगी उसका पूरा जो देखभाल रहेगा, उसकी जो वर्किंग रहेगी, इट इज़ ओवरसीन बाय द वाइस चांसलर। और ये वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है इन जनरल नॉर्मली द गवर्नर। और आपने गवर्नर के बारे में सुना ही होगा, इनफैक्ट यू मस्ट हैव मेट गवर्नर आपके कॉन्वोकेशन पे जब आपको आपकी डिग्री मिलती है, तो जनरली जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं दैट इज़ द गवर्नर, एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं गवर्नर। तो उन्होंने आपको आपकी डिग्री दी होगी, आपको याद होगा, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या ये विवाद है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर, व्हाई एम.के. स्टालिन अनाउंस्ड समथिंग लाइक्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाट वाज द इशू हियर। ऑल्दो तमिलनाडु में कोई मेजर इशू नहीं था, कोई मेजर इशू नहीं हुआ है, बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें, पिछले कई महीनों से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, मैं कहूँगा गवर्नर और डीएम के सरकार की एक टसल ज़रूर चल रही है। क्यों? आपको याद होगा तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु असेंबली में एक बिल पास किया था जहाँ पे नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को सोल गाइडिंग फैक्टर नहीं माना जाएगा फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। इस तरह का एक बिल पास हुआ था। बिल तो पास हो गया था, लेकिन वो बिल अभी भी तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के टेबल के ऊपर ये मूव नहीं हुआ है। इस पर ना एसेंट मिली है, ना इसको प्रेसिडेंट के सामने भेजा गया। इट हैज़ नॉट बीन फॉरवर्ड टू प्रेसिडेंट येट।
एम के स्टैलिन ने कहा कि ही कंप्लेंट टू द गवर्नर अबाउट दिस, कि इस मैटर को लीजिए और आगे प्रेसिडेंट को ये जो बिल पास हुआ है प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजिए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब इसी विवाद के चलते अभी एम के स्टैलिन की सरकार ने कहा है कि वी आर ट्राइंग टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, यानी कि जो गवर्नर के पावर्स हैं एज चांसलर, तो उनके पावर्स को कम करके वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली कि गवर्नर और चांसलर का क्या रिलेशन है। अगर हम लोग गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, हम जानते हैं कि केंद्र लेवल पे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। वैसे ही राज्य सरकारें जो हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राज्य सरकारों के जो भी डिसीजंस रहेंगे उसकी पूरी एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द गवर्नर, राज्यपाल के पास ही होती है, राइट। तो स्टेट लेवल पे क्या है, देयर इज अ गवर्नर और उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। सिमिलर सेटअप केंद्र लेवल पे भी है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन गवर्नर्स आर मच मोर एम्पावर्ड, इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर से भी ज़्यादा गवर्नर की ज़्यादा पावर्स होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी उनके पास ज़्यादा है। अब उसमें एक एग्जीक्यूटिव पावर एडेड है फॉर द गवर्नर। गवर्नर जो राज्य के रहेंगे वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, यानी कि अगर वो गवर्नर है तो वो सारी राज्य सरकारों की यूनिवर्सिटीज जो रहेंगी, याद रखिएगा स्टेट यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती है उसकी जो चांसलरशिप होती है दैट इज विद द गवर्नर बिकॉज ऑफ द पावर अंडर द ऑफिस, यानी कि अगर वो गवर्नर है तो वो सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी रहेंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी पे चले जाइए, आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए तो आपको जो चांसलर दिखेगा वो वहाँ पे गवर्नर ही रहेगा आपके राज्य का, अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब ये क्यों किया गया, एग्जीक्यूटिव पावर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया गया? देखिए गवर्नर की जो पोजिशन है उसी को चांसलर बनाया गया है क्योंकि जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें ऑटोनॉमी बरकरार है, साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए ये रोल दिया गया है गवर्नर को, ठीक है। तो एज अ चांसलर गवर्नर के पास क्या क्या पावर होती है, देखिए इन जनरल गवर्नर वुड बी चांसलर, ये तो पता है, और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ी हुई कॉलेजेस हैं उसके ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई इंस्पेक्शन करनी है, कुछ भी करना है, इंक्वायरी कर सकते हैं गवर्नर। इसके अलावा जो भी पावर्स होती हैं वो पावर्स स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स में डिफाइन की गई है, और इन जनरल बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स में ये डिफाइंड है कि दी वाइस चांसलर, जो मैं कहूँगा मेन अथॉरिटी है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वाइस चांसलर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी को रन करते हैं, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में भी चांसलर का रोल रहा है इन मेनी ऑफ दी स्टेट्स। इसके अलावा चांसलर का ये भी रोल रहा है कि वो सर्च कमिटीज़ या फिर जो पैनल्स होती हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, इसको भी वो लोग घटना करते हैं। तो कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत सारे राज्यों में। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिस्प्यूट्स क्यों हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1967 के बाद डिस्प्यूट्स आर वेरी कॉमन, क्योंकि इंडिया में कोएलिशन पॉलिटिक्स आ चुकी है, यानी कि अगर केंद्र लेवल पे एक सरकार है और राज्य में दूसरी सरकार है तो इन दोनों के बीच टसल होना इट इज़ क्वाइट लॉजिकल, और गवर्नर का ऑफिस इसमें एक लिंक है, तो गवर्नर का ऑफिस काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे कि स्टेट के बिल को पास नहीं कराना, एसेंट नहीं देना, या फिर प्रेसिडेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए रखना, या फिर आर्टिकल 356 की इम्पोजिशन हो गई। इन सारी चीज़ों के चलते काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। लेकिन अभी चांसलरशिप के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 2024 तक बीजेपी सरकार, पिछले 10 सालों से बीजेपी एज एट द सेंटर, और जिन जिन राज्यों में नॉन बीजेपी सरकार है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु जहाँ पे अभी डीएमके की सरकार है, वेस्ट बंगाल जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी इज रनिंग इट, ओडिशा में देयर इज ऑलरेडी पटनायक रूल फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। तो इन राज्यों में हम लोगों ने टसल जरूर देखी है विद रिस्पेक्ट टू चांसलरशिप ऑल्सो। अभी फिलहाल तो मैंने आपको तमिलनाडु के बारे में बताया ओवर द नीट इशू। नीट का बिल जो पास हुआ था वो अभी तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए या फिर प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए नहीं पहुंचा है। इसके अलावा पावर्स कम करेंगे ये बताया गया। अगर हम लोग दूसरे राज्यों की बात करें, दिसंबर 2021 में महाराष्ट्र लेजिस्लेचर ने भी एक बिल अडॉप्ट किया जहां पे गवर्नर्स की पावर्स को कम करेंगे ये बताया, यानी कि दे विल कर्टेल द पावर्स ऑफ गवर्नर इन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल में भी इशू हुआ था। वेस्ट बंगाल ने भी कहा था कि वी आर कंसिडरिंग अ प्रपोजल कि चीफ मिनिस्टर वुड बी द चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज। दिसंबर 2021 में ही एक और कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसको सुना होगा, केरला में। ऑल्दो
कंट्रोवर्सी नहीं थी। केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ही कहा था कि एक स्पेशल सत्र लाइएगा केरला असेंबली का, और जिसमें उनके पावर्स जो हैं एज अ चांसलर वही कम कीजिए, उन्होंने ही कहा था, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर्स, क्योंकि केरला में एक वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया गया था डिस्पाइट हिज एज रीचिंग 60+, 60 इज रिटायरमेंट एज, उसके बावजूद उसी वीसी को एक और टर्म दिया गया। इसके बाद ये कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके अलावा ओडिशा में भी ओडिशा यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर विवाद हो चुका है, जहां पे यूजीसी हैज ड्रैग्ड ओडिशा गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस अमेंडमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सारी विवाद होती हुई आई। और यहाँ पे एक काफ़ी आयरॉनिकल सी बात है, अगर आपने इस चर्चा को ध्यान से देखा है अभी तक तो आप समझोगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। व्हाट इज द आयरनी हियर? इमेजिन महाराष्ट्र असेंबली ने एक बिल पास किया जहाँ पे उन्होंने गवर्नर की पावर्स को कर्टेल किया। अब ये जब बिल पास होगा, ये एक्ट कब बनेगा? ये एक्ट तब बनेगा जब गवर्नर खुद इसे एसेंट देंगे, राइट? तो गवर्नर अगर एसेंट नहीं देंगे तो ऑब्वियस है वो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के लिए जाएगा। तो क्या होना है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ आयरॉनिकल सर्कल कि बिल भी असेंबली पास कर रही है जिसका अप्रूवल खुद ही गवर्नर के पास जा रहा है, जहाँ पे उनके खुद के पावर्स कर्टेल हो रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पासिंग? ये भी एक सवाल होता है, इजंट इट? बट इस सब चर्चा से समझ में क्या आता है, राइट, कि गवर्नर चांसलर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। इनफैक्ट ये काफ़ी पुरानी ट्रेडिशन चलती हुई आ रही है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, बट हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ चांसलर। क्योंकि संविधान ने अगर चांसलर बनने का पावर दिया है टू द गवर्नर, एक्स ऑफिशियो पावर है, अगर आप ऑफिस में हैं एज अ गवर्नर तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बनेंगे। तो अगर आप चांसलर है देन इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नर कि आप स्टेट का जो एजुकेशन सेक्टर है उसको पॉलिटिक्स से दूर रखें, यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी को मेंटेन करें, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ एक स्टेप लें, ना कि और भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करे इन द वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो इसीलिए गवर्नर मस्ट इंश्योर कि वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अगर वो जो भी एक्शन ले, किसी यूनिवर्सिटी पे अगर इंक्वायरी बैठाई है तो क्यों बैठाई है, अगर अपॉइंटमेंट हो रही है वाइस चांसलर की तो कैसे हो रही है, किन बेसिस के ऊपर उनकी सिलेक्शन हुई है, कौन कौन एप्लीकेंट्स थे, सिलेक्शन पैनल में कौन था, पिछले 10 सालों में पिछले गवर्नर ने क्या किया था, उसके पिछले गवर्नर ने क्या किया था, ये सारी डिटेल्स पब्लिक में होनी चाहिए ताकि जो भी डिसीजन आए ट्रांसपेरेंसी से आए, जहाँ पे कोई डाउट ना हो कि यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रही है या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है। दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ गवर्नर। और आशा करते हैं कि गवर्नर का जो रोल है, जो हमेशा से कंट्रोवर्शियल है, अगर कंट्रोवर्सी को अवॉइड करना है तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नर को जितना हो सके उतना इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। गवर्नर एक लिंक है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और यहाँ पे पॉलिटिकली न्यूट्रल होना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है यहाँ पे फॉर द गवर्नर। और अगर इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखे जिस किसी एक्शन को लेकर भी, जिस किसी डिसीजन को लेकर भी, देन दीज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड वेरी वेरी इजीली। इनफैक्ट हमारे पास एक टेम्पलेट भी है, प्रोबेबली ऑल द गवर्नर्स इन इंडिया कैन फॉलो द टेम्पलेट व्हाट द प्रेसिडेंट फॉलोज। अगर हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, देयर इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 और दूसरे जो केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी एक्ट्स हैं उसमें प्रेसिडेंट खुद चांसलर नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट इज नॉट द चांसलर ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, प्रेसिडेंट इज अ विजिटर टू दीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। और काफ़ी अच्छे से चल रही है। प्रेसिडेंट विजिट्स दी इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि IITs हो गई, NITs हो गई, दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उसमें प्रेसिडेंट का रोल काफ़ी लिमिटेड है। कॉन्वोकेशन जब भी होता है तो डिग्री देते हैं। अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट करेंगे, उनकी जगह पे जो चांसलर करके वर्क करेगा, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ अपॉइंट्स चांसलर्स, और ये अपॉइंट होते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट। और वाइस चांसलर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल, जो पैनल केंद्र सरकार सेटअप करता है। तो कुछ इसी तरह के प्रावधान राज्यों में भी लाए जा सकते हैं, जिसको ट्रांसपेरेंटली अगर गवर्नर्स फॉलो करें तो इन सारे टसल को, इन इश्यूज़ को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर है एज अ विजिटर कि वो भी अथॉरिटीज़ की इंस्पेक्शन करे, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इंक्वायरी लगाए, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट भी कर सकता है और गवर्नर भी कर ही सकता है। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अगर हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें वो तो अलग ही है, ऑल्दो इट्स जस्ट अ टेम्पलेट, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स हियर कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर होता है, राइट। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में तो क्लियरली गवर्नर इज अ चांसलर,
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या फिर प्रेसिडेंट खुद विजिटर है तो उनकी जगह पे एक और चांसलर को अपॉइंट कर सकते हैं जो कॉन्वोकेशन वगैरह पे जाते हैं। इसके अलावा जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट होते हैं इसके लिए केंद्र सरकार की एक कमेटी, एक पैनल है। राज्यों में भी अगर वही फॉलो हो तो इट इज़ मच बेटर। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता कि चांसलर होता है वहाँ पे। इट कैन बी अ चांसलर, इट कैन बी अ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन या फिर डीन हो सकता है। डीन अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स भी हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के रूल्स के अनुसार ये अपॉइंटमेंट्स होती है और यूनिवर्सिटी के रूल्स दे हैव टू अगेन अलाइन विद द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रूल्स। और यूजीसी ही है जो रेगुलरली इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में टीम्स को भेजता है जहाँ पे इंस्पेक्शन होती है। तो कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स हैं। सो इट इज़ बेटर दैट गवर्नर फॉलोज दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेम्पलेट जहाँ पे इंटरवेंशन अगर कम रखे देन देयर विल बी मोर एंड मोर ऑटोनॉमी एंड अ बेटर वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज। लेट अस होप दैट इट हैपन्स। और ये जो इशू है गवर्नर एज चांसलर, दिस इशू डज नॉट बिकम अनदर बिग प्रॉब्लम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।